नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती महानगरपालिका के आगामी चुनाव के लिए गत रोज ओबीसी आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। इसके साथ ही महानगरपालिका के सभी 33 प्रभागों में एससी, एसटी व ओबीसी के साथ ही महिला आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी और किन किन सीटों पर सर्वसाधारण प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा जा सकता है यह भी साफ हो गया। ऐसे में महानगरपालिका के 33 प्रभागों में 98 सीटों पर आरक्षण के हिसाब से प्रत्याशी तय करने की राजनीतिक दलों में कवायद तेज हो गई है और चुनाव लड़ने के इच्छुकों द्वारा अपने राजनीतिक समीकरण बिठाए जा रहे हैं, जिसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पल्लड़ा आरक्षण की स्थिति के चलते मजबूत दिखाई दे रहा है। महानगरपालिका के पिछले सदन में भारतीय जनता पार्टी के 45 सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचे थे और तब 87 सदस्यीय सदन में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सत्ता स्थापित की थी। वहीं इस बार महानगरपालिका की सदस्य संख्या में 11 सीटों का इजाफा हुआ है और इस बार 98 सीटों के लिए चुनाव होना है। मनपा का पिछला चुनाव भाजपा ने तब भाजपा की ओर से विधायक रहने वाले डॉक्टर सुनील देशमुख की अगुवाई में लड़ा था, लेकिन कालांतर में विधानसभा चुनाव हारने के बाद डॉक्टर सुनील देशमुख एक बार फिर कांग्रेस में वापस चले गए। चूंकि मनपा के विगत चुनाव के समय डॉक्टर देशमुख के कई समर्थक भी भाजपा में आए थे, जिनमें से कुछ लोग भाजपा की टिकट पर पार्षद भी चुने गए थे और डॉक्टर देशमुख के कांग्रेस में वापस जाते ही उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। ऐसे पार्षदों की संख्या करीब 8 से 10 मानी जा रही है, यानी भाजपा के पास पिछली बार के 45 में से करीब 35 पूर्व पार्षद 7 बने हुए हैं। इसमें से करीब 32 पार्षद ऐसे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की नई स्थिति की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, यानी वे एक बार फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी के लिए पार्टी के सबसे सक्षम प्रबल दावेदार हैं और पार्टी को भी इन नामों पर एक बार विचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन्हें मनपा की राजनीति का दिग्गज खिलाड़ी माना जाता है और जो एक से अधिक बार महानगरपालिका में पार्षद निर्वाचित हुए हैं। ऐसे पार्षदों में सुनील काले, संध्या टिकले, कुसुम साहू, वंदना हरणे, राधा कुरिल, चंदू बोमरे, तुषार भारती, नूतन भुजाड़े, सचिन रासने व राजेश पड्डा जैसे पूर्व पार्षदों का समावेश है। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का सीटों पर नए समीकरण बन सकते हैं। वहीं शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए चेहरों को लेकर दांव खेला जा सकता है। शुक्रवार को महानगरपालिका चुनाव के लिए ओबीसी व महिला आरक्षित सीटों का ड्रॉ निकाला गया, जिसके तहत सर्वसाधारण प्रवर्ग में महिलाओं के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन 50% महिला आरक्षण अंतर्गत महानगरपालिका में महिलाओं के लिए केवल 26 सीटों का आरक्षण निकाला जाना था। परंतु सर्वसाधारण महिला सीटों का आरक्षण करते वक्त प्रभाग क्रमांक 28 की 27वीं सीट का आरक्षण जरूरत नहीं रहने के बावजूद निकाला गया, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार प्रभाग क्रमांक 28 यानी दस्तूनगर प्रभाग में सर्वसाधारण वर्ग से महिला आरक्षित सीट का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब इस सीट पर सर्वसाधारण प्रवर्ग के पुरुष या महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। गत रोज मुंबई के अंधेरी पश्चिम परिसर में जेपी रोड पर दाऊदबाग जंक्शन चौराहे के नामकरण व उद्घाटन समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि यद्यपि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन अगर यहां से गुजराती व राजस्थानी लोगों को हटा दिया जाए तो मुंबई की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी चला जाएगा। इसे लेकर समूचे राज्य में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया था और राज्यपाल कोश्यारी के कथन को महाराष्ट्र विरोधी बयान करार दिया जाने लगा। वहीं बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक सीधा साधा व सरल व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि राज्यपाल कोश्यारी के बयान का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि शायद उन्होंने भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह बयान दिया था। विधायक राणा के मुताबिक मुंबई शहर की स्थापना गिरणी कामगारों के जरिए हुई थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर देश के अनेक हिस्सों से व्यापारी व विभिन्न जाति धर्म के लोग आए, जिसके बाद मुंबई धीरे धीरे विकसित होकर आज एक हाईटेक शहर बन गया है। ऐसे में मुंबई का विकास करने में सभी लोगों का योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमेशा ही खबरों की सुर्खियों में रहने वाली सांसद नवनीत राणा को सावधान करने की दृष्टि से एक पत्र भेजा गया, जिसकी जानकारी गत रोज उजागर हुई। इस पत्र में सांसद नवनीत राणा को जान का खतरा होने, राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा उनके निवास स्थान की रेकी किए जाने का उल्लेख रहने के चलते अब पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शंकरनगर स्थित राणा दंपति के निवास स्थान पर हथियार व मेटल डिटेक्टर सहित सभी सुविधाओं से युक्त 5 से 6 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं आज पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त ने गंगा सावित्री निवास स्थान पर समीक्षा बैठक लेकर सुरक्षा का जायजा लेते हुए यहाँ पर तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में गौरव समारोह का आयोजन करते हुए कक्षा 10वीं व 12वीं सहित एमपीएससी व सीए परीक्षा में प्रावीण्यता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के हाथों गौरव किया गया। इस अवसर पर राणा दंपति ने सभी सफल छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं दी। प्रथमेश शिवोगर, प्रतीक्षा येवले, श्रीकांत चव्हाण, प्रीती चांदणे, आदित्य थोटे।
निर्माण अनुमतियों के लिए राज्य सरकार ने BPMS पोर्टल का इस्तेमाल करने के निर्देश सभी महानगर पालिकाओं को जारी किए। अमरावती महानगर पालिका में भी ऑटो DCR प्रणाली बंद कर BPMS प्रणाली के माध्यम से निर्माण अनुमतियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन निर्माण व्यवसायियों का आरोप है कि BPMS के सॉफ्टवेयर में कई तरह की खामियां हैं, जिसकी वजह से इस पोर्टल पर नक्शा मंजूर नहीं होता, जो निर्माण व्यवसायियों के लिए धीरे धीरे सिरदर्द साबित हो रहा है। जीवनावश्यक वस्तुओं को GST के दायरे में लाए जाने और महंगाई के लगातार बढ़ने के खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय राजकमल चौराहे पर निषेध प्रदर्शन करते हुए धरना आंदोलन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के की प्रमुख उपस्थिति में किए गए इस आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर व जिला इकाई के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा विभिन्न इकाइयों व अघाड़ियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर राकापा पदाधिकारियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अमरावती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस व अमरावती शहर युथ काँग्रेस यांच्या वतीने महागाईच्या विरोधात आज आंदोलन छेडलेलं आहे। कारण की या GSTमुळे आणि केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे सामान्य माणसाचं जीवन जगणं कठीण झालेलं आहे। अन्नधान्यावर GST लावलेला आहे, शिक्षणावर GST आहे, सर्व गोष्टीवर GST लावल्यामुळं सामान्य आणि मध्यमवर्गीय लोकांचं जीवन कठीण झालेलं आहे। त्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्या आदेशानुसार आणि सामान्य जनतेला त्याचा दिलासा मिळावा, कारण की हे जे सरकार आहे, केंद्र शासनाचं सरकार असो की आता नव्यानं आलेलं हे महाराष्ट्र सरकार असो, हे सामान्याचं जीवन दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेलं आहे आणि सामान्य माणसाला या पुढच्या काळ सुकर व्हावा म्हणून हे जन आंदोलन उभं राहिलं पाहिजे। यासाठी हे आज प्रायोगिक तत्वावर आमचं दर्जे देण्याचं आंदोलन आहे। स्थानीय पंचवटी चौक स्थित गुरुदेव प्रार्थना मंदिर में स्वर्गीय दादा साहब कालमेघ स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा शिवाजी शिक्षा संस्था के पूर्व अध्यक्ष दादा साहब कालमेघ के 25वें पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिवाजी शिक्षा संस्था के मौजूदा अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने कहा कि दादा साहब कालमेघ को एक अभ्यासक व प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता था, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों लोगों को सहायता की। इस आयोजन में श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अनेकों पदाधिकारी व सदस्यों सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंबागेट परिसर स्थित माता खिड़की श्रीकृष्ण मंदिर प्रांगण में सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और विभिन्न समस्याओं को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। या सगळ्या लोकांना ही पेन्शन लागू आहे आणि हे सुप्रीम कोर्टाचेच निर्णयावर, सुप्रीम कोर्टाने जे निर्णय दिले आहे ते कशाच्या भरोशावर दिले? कायद्यात दिले। कायद्यामध्ये जे दिलेले आहेत ते त्यांनी निर्णय दिले ना। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा विगत दिनों पिछड़ा वर्गीय कर्मचारियों के प्रलंबित पदोन्नति व आरक्षण की समस्या को हल किए जाने की मांग उठाई गई थी, जिसके उपरांत अमरावती संभाग में 5 मंडल अधिकारी व 41 वरिष्ठ लिपिकों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति मिली है। इस वर्ष अगले माह 31 अगस्त को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होगा, जिसमें अब केवल 1 माह का समय बचा हुआ है। ऐसे में इससे पहले गणेश मूर्तियों का तैयार होना अनिवार्य है, लेकिन इस वर्ष प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को लेकर काफी अनिश्चितता थी। ऐसे में 4 माह पहले से जिन मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है वह ठप पड़ा रहा। वहीं हाल ही में राज्य सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को निर्बंध मुक्त किए जाने की घोषणा की। ऐसे में मूर्तिकारों ने अब प्रतिमाओं का निर्माण करना शुरू किया है, लेकिन 4 माह के काम को महज 1 माह के भीतर पूर्ण करना स्थानीय मूर्तिकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बात के मद्देनजर मूर्तिकारों द्वारा अब मंडलों की ओर से मिल रहे ऑर्डर को वापस लौटाया जा रहा है। ऐसे में इस वर्ष गणेश मूर्तियों की किल्लत रहने की संभावना है। अमरावती शहर में करीब 200 से अधिक मूर्ति निर्माण कारागिर हैं, जिसमें से मूर्तिकार आजने परिवार लगातार 4 पीढ़ियों से गणेश प्रतिमाओं को साकार करने का काम कर रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसके अलावा सोमचले परिवार द्वारा भी शहर के कई ख्यातनाम गणेशोत्सव मंडलों की मूर्तियां साकार की जाती हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मूर्तिकार आजने की चौथी पीढ़ी गंगाधर संस्थान के लिए गणेश प्रतिमा को साकार कर रही है। वहीं सोमचले परिवार द्वारा नीलकंठ मंडल, आजाद मंडल, अनंत मंडल सहित अन्य मंडलों की मूर्तियां साकार करने की तैयारियां की जा रही हैं। अमरावती शहर में गणेशोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत कई नामांकित गणेशोत्सव मंडलों द्वारा आकर्षक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने के साथ साथ कई प्रख्यात स्थानों की प्रतिकृतियां व झांकियां साकार की जाती हैं। इसी श्रृंखला के तहत इस वर्ष अमरावती शहर में 12 ज्योतिर्लिंग, चंद्रपुर का चंद्रमहल, राजवाड़ा व केदारनाथ मंदिर सहित महलों की झांकियां दिखाई देंगी, जिसके लिए शहर के आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल, न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल, नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल, रुक्मिणीनगर गणेशोत्सव मंडल सहित सभी गणेशोत्सव मंडलों द्वारा जोर शोर से तैयारियां करना शुरू कर दी गई हैं।
2 सप्ताह पूर्व हिंदी भाषिकों का श्रावण माह शुरू होने के बाद अब मराठी भाषियों का श्रावण महीना शुरू हो गया है। आगामी सोमवार को मराठी भाषिकों के प्रथम श्रावण सोमवार का व्रत रखा जाएगा। श्रावण माह को देवादिदेव महादेव की आराधना का पर्व माना जाता है। ऐसे में शहर के सभी शिवालयों में श्रावण मास को बड़ी धूमधाम से मनाने का नियोजन किया गया है। इसी श्रृंखला के तहत शहर के सांस्कृतिक भवन परिसर स्थित शिव मूर्ति का रंगरोगन किया जा रहा है। स्थानीय शक्करसाद परिसर स्थित शनि मंदिर में शनिवार 30 जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ शनि जन्मोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शनि मंदिर में पूरा दिन विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपने मंदिर की स्थापना 29/4/1892 आज से 130 साल पूर्व की गई थी। मेरे दादाजी के थ्रू आज पूरे 130 वर्ष अपने मंदिर को हो चुके हैं। सुबह 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया था। अभी 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शनि अभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है। गत रोज गौड़ ब्राह्मण सखी मंच द्वारा स्थानीय रंगारी गली स्थित दादिज भवन में हरियाली तीज का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम का पूजन करते हुए की गई। पश्चात महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस समय विभिन्न आयु गुट वाली महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज की सभी महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। स्थानीय राजस्थानी हितधारक महिला मंडल द्वारा छोटी तीज के सामूहिक उजवने का कल रविवार 31 जुलाई को रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थानी समाज की सभी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेंगी। शिवसेना के दिवंगत नेता व आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता सोमेश्वर पुसदकर के नाम से लोक फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला लोक गौरव पुरस्कार 2022 का वितरण आगामी मंगलवार 2 अगस्त को समारोह पूर्वक किया जाएगा। इस वर्ष यह पुरस्कार श्री संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को प्रदान किया जाएगा। आगामी 2 अगस्त को शाम 5 बजे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम में वरिष्ठ नेता बीटी देशमुख की अध्यक्षता में यह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के विभिन्न गणमान्यों की उपस्थिति रहेगी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 35 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। राहत वाली बात यह भी है कि इनमें से केवल 3 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 38 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 121 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान जिले में 27 लोग कोविड मुक्त भी हुए और विगत 24 घंटे के दौरान कुल 999 लोगों के थ्रोट स्वेब सैंपलों की जाँच की गई। शिवसेना के उप शहर प्रमुख व ख्यातनाम समाजसेवी पृथ्वीराज सिंह उर्फ पप्पू मुनोद का आज स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 51 वर्षीय पप्पू मुनोद को फेफड़ों में संक्रमण की तकलीफ के चलते 2 दिन पूर्व श्री कृष्णपेट परिसर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। ऐसे में उन्हें बीती शाम ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ आज दोपहर पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पप्पू मुनोद की अंतिम यात्रा सातुर्णा साईनगर मार्ग पर पटेल नगर स्थित उनके निवास स्थान से शाम 5:30 बजे निकाली गई और उनके पार्थिव पर स्थानीय हिंदू मोक्षधाम में बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच अंतिम संस्कार किए गए। पप्पू मुनोद अपने पश्चात पत्नी सहित एक बेटा व एक बेटी का परिवार शोकाकुल छोड़ गए। अमरावती निवासी मीना देशमुख नामक महिला ने अपने पास घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रहने का झांसा देते हुए अपनी कंपनी में आर्थिक भागीदारी का लालच देकर नागपुर निवासी सतीश रेडपाड़े नामक व्यवसायी के साथ 6 लाख रुपए की जालसाजी की। इस मामले को लेकर लगाई गई गुहार के बाद अदालत के आदेश पर नागपुर की धंधुली पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। 2 दिन पूर्व किसी अज्ञात शख्स द्वारा मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन कॉल करते हुए अकोला के सांसद संजय धोत्रे के आवास सहित अकोला पूर्णा सुपरफास्ट पैसेंजर में बम रखे जाने की जानकारी दी गई थी। हालांकि बाद में की गई जांच पड़ताल में यह धमकी व सूचना कोरी अफवाह साबित हुई। वहीं अब ठाणे पुलिस ने इस मामले में नितिन गोटखड़े नामक युवक को अपनी हिरासत में लिया है, जिसे अकोला की रामदासपेट पुलिस के हवाले किया गया। इस युवक द्वारा पुलिस को बताया गया कि ठाणे पुलिस ने उसका मोबाइल गुम हो जाने की शिकायत दर्ज नहीं की थी, जिससे चिढ़कर उसने शराब के नशे में पुलिस को परेशान करने के लिहाज से वह फोन कॉल करते हुए बम के बारे में धमकी दी थी। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर व आजाद नगर में हत्या का प्रयास करने की 2 घटनाएं उजागर हुई। पहली घटना में बड़े भाई ने प्रेम विवाह किया। इस बात से नाराज हुए छोटे भाई ने बड़े भाई का पत्थर से सिर फोड़कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। वहीं दूसरी घटना में एक व्यक्ति ने पुरानी दुश्मनी के चलते जानलेवा हमला किया। इन दोनों घटनाओं में अनिल हिरडे व मोहसिन खान नामक 2 लोग घायल हुए हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली नाका में रहने वाले संजय बर्डे का पैर फिसल जाने के कारण गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। बर्डे के बेटे व बेटी में कोई विवाद चल रहा था और वे बीच बचाव करने गए, किंतु इससे पहले ही पैर फिसलने के कारण उन्हें सिर पर गहरी चोट लगी थी। पश्चात उन्हें इलाज के लिए एरिवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के उत्तम नगर में रहने वाली महिला के घर के लोहे की पेटी में से इसी महिला के दत्तक पुत्र ने 1,70,000 रुपए नगद चुरा लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोशन वानखड़े नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1,67,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं 3,000 रुपए इस दत्तक बेटे ने मौज मस्ती में खर्च कर दिए थे।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चैतन्य कॉलोनी दस्तूरनगर रोड पर स्थित पूनम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में सतीश वर्ठे नामक युवक काम करता है, जिसे दुकान मालिक के भाई संजय अग्रवाल ने वहां काम करने से मना करते हुए जातिवाचक गालियां दी। इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजय अग्रवाल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। भातकुली नगर पंचायत के मुख्याधिकारी करिश्मा वैद्य के खिलाफ पार्षद सतीश आठवले द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा सरकारी वसाहत में अवैध तरीके से वर्ली मटका अड्डा शुरू रहने की गुप्त जानकारी पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते को मिलते ही पुलिस ने वहां पर छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 55,000 रुपए का माल बरामद करते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए नांदगांवपेट पुलिस के हवाले किया। परतवाड़ा शहर में एक नाबालिग किशोर द्वारा घर में रखे कलर प्रिंटर की सहायता से 500 रुपए की नकली नोट तैयार करते हुए उसे चलन में लाए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले की जानकारी मिलते ही परतवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को दबिश करते हुए 500 रुपए की नकली नोट चलाने वाले नाबालिग युवक को अपने हिरासत में लिया, साथ ही उसके घर की जांच पड़ताल की। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई ब्राह्मण सभा कॉलोनी में की गई। पुलिस को पता चला था कि शहर में कोचिंग क्लास चलाने वाले एक व्यक्ति के बेटे ने नकली नोट चलाने का कारनामा कर दिखाया है। पुलिस ने मौके से कलर प्रिंटर व अन्य साहित्य भी बरामद किया। शहर में नकली नोट मिलने से खलबली मची हुई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक विगत अनेक दिनों से शहर में 500 रुपए की नकली नोट चलन में लाई जा रही थी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गणेश प्राइड रेसिडेंसी में यशवंत ताड़े नामक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को शाम के वक्त ट्यूशन से वापस लौटते समय पेड़ा खिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया और उसके साथ अश्लील छेड़खानी की थी। इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 5 की न्यायमूर्ति श्रीमती PN राव की अदालत ने आरोपी यशवंत ताड़े को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। अकोला रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आया 2 किलो सोना और 100 किलो चांदी की खेप को रेलवे पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। आंगड़िया कुरियर सर्विसेज के जरिए सोने व चांदी की यह खेप अकोला पहुंची थी। यह माल किसका है, इस बारे में पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। शेगांव अकोट रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के सामने आज सुबह 8:30 बजे के आसपास एक विचित्र दुर्घटना घटित हुई, जहां पर पहले से ही घटित हुए सड़क दुर्घटना की वजह से रास्ते पर एक लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वहां से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घबरा गया और उसने अपने वाहन पर जमकर ब्रेक लगाया। ऐसे में संतुलन बिगड़कर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की पत्नी की रास्ते पर गिरने के कारण मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद बुरी तरह से घायल हुआ है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।